हेलो स्टूडेंट्स, कल अपना टॉपिक था सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, यही टॉपिक था। और इस टॉपिक में मैं बात कर रहा था फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स। उसमें मैंने 3 फैक्टर्स आपके सामने एक्सप्लेन किए थे और फोर्थ जो फैक्टर है इफेक्ट ऑफ प्रेशर, उसके बारे में बात करें। यानी गैसों की विलय, गैसों की द्रव में विलयता को प्रभावित करने वाले 3 कारक हम कर चुके थे। चौथा कारक है दाब का प्रभाव, और मैंने कल आपको बताया था कि दाब जो है गैसों की द्रव में विलयता के समानुपाती होता है। अर्थात आप दाब को बढ़ाएंगे तो गैसों की द्रव में विलयता बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा है कि प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था हेनरी। हेनरी ने एक लॉ दिया, या पहले तो हेनरी ने एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया बिटवीन इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। हेनरी वैज्ञानिक ने दाब के प्रभाव और गैसों की द्रव में विलयता पर एक मात्रात्मक संबंध दिया। उस मात्रात्मक संबंध को हेनरी लॉ या हेनरी का नियम कहा जाता है। तो अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो हेनरी लॉ की है। इसकी बात करने जा रहे हैं हेनरी लॉ की। अब ये हेनरी लॉ है क्या, आप ध्यान से सुनिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure of gas at equilibrium। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। At constant temperature amount of solute को आप solubility of gas भी कह सकते हैं। तो at constant temperature amount of solute और solubility of gas, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ स्मॉल m से, ठीक है। तो at constant temperature amount of solute और solubility of gas dissolved in unit volume of solvent is directly proportional to the pressure of gas at equilibrium। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। समझ में आया? हिंदी में सुन ले कि निश्चित ताप पर या नियत ताप पर या स्थिर ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा या गैस की विलयता गैस के साम्य अवस्था पर दाब के समानुपाती होती है। दोबारा सुनिए नियम। निश्चित ताप पर विलायक के इकाई आयतन में घुली हुई गैस की मात्रा और गैस की विलयता गैस के साम्य अवस्था पर दाब के समानुपाती होती है। तो गैस की मात्रा कितनी है, स्मॉल m, और साम्य अवस्था पर गैस का दाब कितना है, p। ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट लेके आएंगे, तो m इज इक्वल टू के पी। ये अपना एक रिलेशन आ गया। तो यहाँ पर m क्या है आपको पता होना चाहिए, m सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है, आप जानते हैं। और p क्या है, प्रेशर of gas at equilibrium। क्लियर हो गया? और k क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट। क्लियर हो गया? इतना समझ में आया? अब मैं ये कहता हूं बेटा, अगर आप सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी स्मॉल m को गैस के मोल फ्रैक्शन से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्या कहा है मैंने, अगर आप अमाउंट ऑफ गैस और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस यानी स्मॉल m को एक्सप्रेस करते हैं इन मोल फ्रैक्शन, यानी गैस की विलयता को, गैस की मात्रा स्मॉल m को यदि हम मोल भिन्न में व्यक्त करें, इसमें मोल भिन्न, तो हम मान लेते हैं x गैस। ये क्या है, गैस की मोल भिन्न, गैस का मोल फ्रैक्शन। तो भी हेनरी के लॉ को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, अकॉर्डिंग टू द हेनरी लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ
the gas directly proportional to the mole fraction of gas, directly proportional to the mole fraction of gas। तो पार्शियल वेपर प्रेशर को स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x गैस। हो गया। अब मैं अगर ये साइन हटा के इक्वल्स का साइन लेके आ रहा हूं तो अपन लिखेंगे KH into x गैस, ये लिखेंगे। ये आपका एक इक्वेशन हो आ गया। तो मैंने कहा है कि यदि हम गैस की विलयता को मोल भिन्न में प्रदर्शित करते हैं तो गैस का आंशिक वास्तव गैस की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। तो P, ये जो पार्शियल वास्तव है, आंशिक वास्तव है, वो किसके बराबर हो गया? KH into x गैस। आ गया ना? क्लियर हो गया। और यदि मैं ये कहता हूं कि x गैस इक्वल टू क्या आएगा? पार्शियल प्रेशर अपॉन KH, ये आएगा ना। और ये आ गया आपका। और अगर P पार्शियल प्रेशर को अपन कांस्टेंट मान लें, क्या मान लें? कांस्टेंट, तो x गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH, x गैस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH आ जाएगा। तो उस कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि अगर हेनरी, KH क्या है यहाँ पर? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी नियता, हेनरी स्थिरांक। अगर KH की वैल्यू हायर होगी तो उस कंडीशन में जो गैस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। KH की वैल्यू लो है तो गैस की सॉल्युबिलिटी हाई होगी, ये आपको ध्यान रखना है। इतना समझ में आया? अब मैं इस इक्वेशन को ले रहा हूँ बेटा, ध्यान दें। इक्वेशन इधर का मैं मिटा रहा हूँ, आप इधर देखिए। अब देखिए बेटा, मैंने इक्वेशन लिया पार्शियल प्रेशर P इक्वल्स टू KH इनटू x गैस, यही है ना? ठीक है। अब ये इसको अपन x सपोज कर लें, इसको y सपोज कर लें, इसको m और इसको x सपोज कर लें। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन बन गया y इक्वल्स टू mx, सरल रेखा का समीकरण बना y इक्वल्स टू mx। अब आपको ग्राफ प्लॉट करना है, y और x के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखिए हेनरी के लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे तो मैंने लिखा पार्शियल प्रेशर P और यहाँ लिखा x गैस, इनके बिटवीन आपको ग्राफ प्लॉट करना है। और ये ग्राफ प्लॉट करने में आप देख रहे हैं ये एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन आया तो इसका जो स्लोप है, ये स्लोप, ये क्या है? स्लोप। तो ये स्लोप किसके इक्वल होगा? स्मॉल m। ये स्लोप किसके इक्वल हो गया? स्मॉल m के इक्वल हो गया। समझ में आया ग्राफ कैसा आया? ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना के हमने ये ग्राफ प्लॉट कर दिया, तो हेनरी लॉ का ये ग्राफ होता है। अब मैं हेनरी लॉ की लिमिटेशंस के बारे में बात कर रहा हूँ, हेनरी लॉ की लिमिटेशंस के बारे में। तो देखिए बेटा, मैं अब बात करने जा रहा हूँ आपके सामने लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ, इसकी 4 लिमिटेशंस हैं, यानी हेनरी के नियम की सीमाओं की बात कर रहा हूँ। 4 हैं। पहला, प्रेशर शुड नॉट बी वेरी हाई, यानी दाब अत्यधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर? सेकेंड, टेम्परेचर शुड नॉट बी वेरी लो, टेम्परेचर यानी ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए, दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत कम नहीं होना चाहिए। और solubility of gas in solvent is low, solubility of gas in solvent is very low, यानी गैस की जो विलायक में विलायकता है वो बहुत कम होनी चाहिए। और लास्ट, molecular state of a gas in molecular state of a gas is same in gaseous state और liquid state, यानी कहने का मीन है कि जो गैस की आणविक अवस्था है वो गैसीय अवस्था में और द्रव अवस्था में समान होनी चाहिए। दोबारा सुन ले एक बार कि लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला है मैंने? मॉलिक्यूलर स्टेट ऑफ द गैस इज सेम इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। हिंदी में भी सुन ले कि गैस की जो आणविक अवस्था है वो द्रव और गैस दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए, ये इसकी लिमिटेशंस है। अब मैं बात करने जा रहा हूँ एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, तो एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ में आपको ध्यान रखना है 3 एप्लीकेशंस है जो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आती भी है। फर्स्ट है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं,
या सोडा वाटर होता है, उस सोडा वाटर और कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए हम कोल्ड ड्रिंक्स या सोडा वाटर की बोतल को हाई प्रेशर पे पैक करते हैं, हाई प्रेशर पे पैक करते हैं ताकि उसमें CO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। ये आपको ध्यान रखना। दोबारा हिंदी में सुन लें कि जो शीतल पेय है या सोडा वाटर की जो बोतल्स होती हैं उनमें CO2 की कंसंट्रेशन यानी सांद्रता को बढ़ाने के लिए इन बोतल्स को उच्च दाब पर पैक किया जाता है, क्योंकि ज़्यादा दाब बढ़ाएंगे तो गैसों की जो सॉल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट इसका एप्लीकेशन है जो आपको याद रखना है। सेकेंड एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ कि जो हायर प्लेसेस पे जो लोग रहते हैं, हायर प्लेसेस पे जो लोग रहते हैं या जो क्लाइंबर्स होते हैं, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, माउंटेन्स पे चढ़ते हैं, बेटा जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हैं तो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती हुई चली जाती है, यानी ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो गई। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो गया, और जब ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा तो जो हायर प्लेसेस पे रहते हैं या क्लाइंबर्स जो होते हैं जो माउंटेन पे चढ़ते हैं वो बेटा बहुत दुबले पतले होते हैं, वेरी थिन होते हैं, यानी पतले होते हैं, और उनमें जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, जो सोचने की क्षमता है वो बहुत कम हो जाती है, और उनकी इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। उनकी इस बीमारी को हम क्या कहते हैं? एनॉक्सिया। उनकी इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं। आप ध्यान दें, एग्जाम में कई बार आता है व्हाट इज द एनॉक्सिया। एनॉक्सिया क्या होता है? मैंने आपको दोबारा समझा देता हूँ कि जो हाइट के स्थान है, कुछ हायर प्लेसेस है, ऊंचे स्थान है, पहाड़ों पर जो ऑक्सीजन है उसकी सांद्रता कम हो जाती है, उसका जो दाब है वो कम हो जाता है, और जब दाब कम होता है तो वहाँ पे रहने वाले जो लोग होते हैं वो दुबले पतले होते हैं और उनमें सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है। उनकी इस बीमारी को एनॉक्सिया कहते हैं, यानी थिंकिंग एबिलिटी इज वेरी लो, और जो हाई टेम्परेचर पे लोग रहते हैं, ह्यूमन रहते हैं, वो काफी थिन होते हैं, उनकी इसी बीमारी को हम कहते हैं एनॉक्सिया। दिस डिजीज इज नोन एज एनॉक्सिया। क्लियर हो गया? ये एनॉक्सिया का हो गया। अब मैं एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन और है, वो एप्लीकेशन क्या है? अब जैसे जैसे आप गहराई में जाते हैं, जितना डीप जाते हैं नीचे, तो जो गैसेस का प्रेशर है वो इंक्रीज होने लग जाता है। तो मैं बात कर रहा हूँ बेटा डाइवर्स की, यानी समुद्री गोताखोर। वो क्या है? समुद्र की काफी गहराई तक जाते हैं, डीप ओशियन में डीप तक जाते हैं, और जब वो ओशियन में डीप तक जाते हैं, समुद्र की गहराई तक जाते हैं, तो वहाँ पर ऑक्सीजन का जो प्रेशर है या गैसेस का जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है, और गैसेस का प्रेशर जैसे गैसेस पर प्रेशर जैसे इंक्रीज होगा तो बेटा आपको ध्यान रखना है गैसेस की सॉल्युबिलिटी ब्लड में भी इंक्रीज हो जाएगी। तो डाइवर्स या समुद्री गोताखोर गहराई में गया तो जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है उनके ब्लड में डिसॉल्व हो गई। अब कंटिन्यू तो डाइवर्स या समुद्री गोताखोर गहराई में रहेगा नहीं ओशियन के, वो वापस कहाँ आएगा? सतह पर आएगा, और जैसे ही वो सतह पर आएगा तो बेटा जो प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब प्रेशर डिक्रीज होगा यानी प्रेशर कम हो जाएगा, दाब कम हो जाएगा, और दाब कम हो जाएगा तो जो गैसेस ब्लड में डिसॉल्व थी उनकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, उनकी सॉल्युबिलिटी, उनकी जो विलायता वो कम हो जाएगी, तो वो ब्लड में से बबल्स की फॉर्म में बाहर निकलने की कोशिश करती है। और कई बार तो क्या होता है बेटा, ये बबल्स इतने ज्यादा आते हैं कि जो हमारी श्वास नली होती है, ठीक है, उसमें आके फंस जाते हैं, और जैसे ये फंसते हैं तो डाइवर्स को, समुद्री गोताखोर को श्वसन में यानी ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, और जब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है तो उसको ये काफ़ी पेनफुल है, और कई बार तो ऐसा होता है कि ये जो नलियाँ होती हैं, ब्रीथिंग ट्यूब्स जो होती हैं, वो ब्रस्ट हो जाती, फट जाती। तो इस स्टेज को हम कहते हैं बैंड स्टेट। कौन सी स्टेट कहते हैं? बैंड स्टेज, या बैंड स्टेट भी कह सकते हैं, बैंड स्टेट। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है बैंड स्टेट क्या होता है? तो बैंड स्टेट ये होता है कि जब समुद्र गोताखोर समुद्र में जाता है तो दाब बढ़ जाने के कारण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उसके ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है। जब समुद्री गोताखोर समुद्र की सतह पर आता है तो दाब कम होने के कारण ये जो गैसें हैं वो बबल्स के रूप में बाहर निकलती है, और कई बार ये बबल्स हमारी श्वास नलिकाओं में फंस जाते हैं, जो कि काफ़ी पेनफुल कंडीशन है। और पेनफुल कंडीशन होने के कारण कई बार जो डाइवर्स है ये बबल से ब्रस्ट हो जाते हैं श्वसन नलिकाओं में,
तो इस स्टेज को अपन बैंड स्टेट कहते हैं। कौन सी? बैंड स्टेट या बैंड स्टेज कहते हैं, बैंड अवस्था कहते हैं। अब इससे बचने के लिए डाइवर्स क्या करते हैं, अपने साथ एक सिलेंडर लेके जाते हैं और सिलेंडर में 11.7 हीलियम परसेंट हीलियम हो जाता है, 11.7% हीलियम हो जाता है और 56.2% वो N2 लेके जाता है सिलेंडर में और 32.1% वो ऑक्सीजन लेके जाता है। समझ में आया? तो इस ऐसा करने से वो बैंड स्टेज से बच जाते हैं क्योंकि हीलियम की जो सॉल्युबिलिटी है वो लो होती है। ठीक है, उसको बैंड स्टेज से बचने के लिए आपको सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा जिसमें कितने कितने परसेंट कौन कौन सी गैस है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका हेनरी लो है। ठीक, हेनरी लो पर मैं एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ न्यूमेरिकल की, और वो क्या है, वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट फॉर मीथेन सॉल्यूशन इन बेंजीन एट 298 Kelvin is 4.27 into 10⁵ mmHg. Calculate the solubility of methane in benzene if vapor pressure is 760 mmHg. हिंदी में सुन ले, हिंदी में क्वेश्चन है कि बेंजीन आपको मेथेन का बेंजीन में विलयन के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 298 केल्विन ताप पर 4.27 गुना 10⁵ mmHg दी हुई है और आपको मीथेन की विलायता ज्ञात करनी है। यदि आपको मीथेन का जो वाष्पदाब है वो 760 mmHg दिया हुआ है, तो कैसे करेंगे? आपको क्या गिवन है, क्या दिया हुआ है? P 760 mmHg, ठीक है, KH 4.27 into 10⁵ mmHg, एक्स गैस आपको कैलकुलेट करना, सॉल्युबिलिटी का मीन क्या है? एक्स गैस कैलकुलेट करना है। P इक्वल्स टू KH इंटू एक्स गैस आप पढ़ के आए हैं, एक्स गैस कैलकुलेट करना है। तो वेपर प्रेशर अपॉन हेनरी कांस्टेंट, वेपर प्रेशर की वैल्यू 760 mmHg और हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू 4.27 इंटू 10⁵। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ मीथेन है वो आ जाएगा 1.78 इंटू 10⁻³ ये आपका आंसर। ठीक है, अब अगले न्यूमेरिकल की बात। अब सेकेंड न्यूमेरिकल हेनरी लो पे है बेटा, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ इथेन कंटेनिंग 6.56 into 10⁻⁵ 6.56 into 10⁻⁻² gram of ethane is 1 bar. If the solution contain 5.0 into 10⁻⁻² gram of ethane, then what shall be the vapor pressure of gas? ध्यान से सुनिए, आपको ऐसा सॉल्यूशन लिया है इथेन का, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसमें इथेन कितना है 6.56 into 10⁻⁻² ग्राम, उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है 1 बार। क्लियर? अब आपको ऐसे सॉल्यूशन की बात करनी है जिसमें इथेन कितना है 5.0 into 10⁻⁻² ग्राम, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन के लिए आपको पार्शियल प्रेशर या पार्शियल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है। हिंदी में सुन ले, एक ऐसा संतृप्त विलयन इथेन का दिया हुआ है जिसमें इथेन 6.56 गुना 10⁻² ग्राम है और उस विलयन का जो पार्शियल यानी आंशिक दाब है वो कितना है 1 बार। आंशिक दाब कितना है 1 बार। और यदि सॉल्यूशन में इस विलयन में इथेन 5.0 गुना 10⁻² ग्राम उपस्थित हो तो इस विलयन का आंशिक दाब ज्ञात करें। तो बेटा आपको क्या दिया हुआ है, देखिए m दिया हुआ है यानी मात्रा इथेन की 6.56 गुना 10⁻² ग्राम, ठीक है, 6.56 into 10⁻² ग्राम। पार्शियल प्रेशर कितना गिवन है 1 बार, 1 बार दिया हुआ है। आपको k यानी प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बताना है, k क्या है, तो m इक्वल्स टू k इंटू p होता है, तो k इक्वल्स टू m अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू रख दी हमने 6.56 into 10⁻² ग्राम अपॉन 1 बार।
तो के की वैल्यू ये आ जाएगी, 1 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी, लेकिन जो यूनिट होगी वो ग्राम पर बार होगी, ग्राम बार इनवर्स होगी। अब के की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब आपको एम चेंज कर दिया, यानी इथेन की जो अमाउंट है वो चेंज कर दिया 5 × 10⁻², और के आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसके लिए आपको पार्शियल प्रेशर P कैलकुलेट करना है, तो P कैलकुलेट करने के लिए वही फॉर्मूला है m = k × P, ठीक है, और P = m/k, P = m/k, m की वैल्यू रखी 5 × 10⁻², 5 × 10⁻², ये वैल्यू रखी, और k कितना है 6.56 × 10⁻², ये वैल्यू रख दी, यूनिट लिखी, ग्राम से ग्राम कैंसिल, बार ऊपर आ जाएगा, तो आंसर जो पार्शियल प्रेशर है वो 0.76 बार आपका आंसर आ जाएगा। बेटा इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जिनको मैं एक सीट में डाल के ओसवाल ऑनलाइन क्लासेस के ग्रुप में डालूंगा, वो सारे न्यूमेरिकल्स को आप सोल्व करेंगे अपनी नोटबुक में। डेफिनेटली जब स्कूल खुलेंगे तो मैं इन सारे न्यूमेरिकल्स को चेक करूंगा, सारे नोट्स आप राइट डाउन कर रहे हैं नोटबुक में, वो सब मैं आपका चेक करूंगा। अगर आपको ये हेनरी लो का टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।